हेलो स्टूडेंट्स। तो सेट थ्योरी की बातें आगे बढ़ाते हुए हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि टाइप ऑफ सेट्स हम खत्म कर चुके हैं तो अब हमें वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन जो सेट पे होते हैं, सेट पर होने वाले, समुच्चय पर होने वाले विभिन्न प्रकार की जो संक्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन उनको पढ़ने से पहले हमें वेन डायग्राम का आइडिया होना चाहिए, वेन के आरेख की जानकारी हमें होनी चाहिए, इसलिए मैं पहले इसको कवर कर लेता हूं। ठीक है, वेन डायग्राम का क्या मीनिंग है? देखो आपके सामने लिखा हुआ है, डेफिनेशन इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है वेन डायग्राम, जिसे हम हिंदी में वेन का आरेख कहते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि जैसे मान लो कि अभी तक जो हम सेट्स की बातें कर रहे थे वो बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म में हम उसको लिख रहे थे, या तो रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे थे। जो भी एलिमेंट्स आ रहे थे उनको हम सेट में मैथमेटिकल फॉर्म में ब्रैकेट बना करके लिख रहे थे। ठीक है, एक तो वो तरीका था। अब उसी सेट को अगर बोल दिया जाए कि एक पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब उसको एक पिक्चर के फॉर्म में या डायग्राम के फॉर्म में अगर आपको उन सेट्स को रिप्रेजेंट करना पड़े या उनके बीच में एस्टैब्लिश होने वाले रिलेशनशिप को आपको रिप्रेजेंट करना पड़े तो उस तरीके को कहा जाता है वेन डायग्राम। उस डायग्राम को कहा जाता है वेन डायग्राम। क्या कहा मैंने ये कहा कि समुच्चय पर स्थापित विभिन्न संबंधों को जिस डायग्राम से या जिस आरेख से निरूपित किया जाता है उसी आरेख को वेन का आरेख बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं? क्या अभी तक जो हमने पढ़ा था वो कहीं काम नहीं आने वाला है? बिल्कुल काम आने वाला है, लेकिन इसको पढ़ने से हमें थोड़ी और सहूलियत मिल जाती है प्रॉब्लम्स को विजुलाइज करने में। जब भी प्रॉब्लम को हम विजुलाइज अच्छे से कर पाते हैं तो हम उसको बेटर वे में अप्रोच कर पाते हैं, इसलिए वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इस तरीके से कंसिडर करो कि अगर मैंने लिख दिया बोर्ड पे कटरीना, बोर्ड पे लिख दिया कटरीना, ठीक है, एक केस तो ये है। दूसरा केस ये है कि मैंने कटरीना की फोटो दिखा दी या फिर साक्षात कटरीना को आपके सामने खड़ा कर दिया, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया ना, ऐसा होने वाला है नहीं। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट केस में तो मैंने बोर्ड पे कटरीना लिखा और सेकंड केस में मैंने आपको कटरीना की फोटो दिखा दी। ठीक है, तो कौन से केस में दिल को ज्यादा ठंडक पहुंच रही है? दोनों ही केस में पहुंच रही है, लेकिन ज्यादा ठंडक किस में पहुंच रही है? ऑब्वियसली सेकंड वाले केस में। क्यों? क्योंकि वहां पर मैंने आपको कटरीना की फोटो दिखाई है, तो फोटो से कटरीना को विजुलाइज करना थोड़ा और अच्छा हो गया हमारे लिए, दिल को थोड़ी ज्यादा ठंडक पहुंच रही है। ठीक है, इसी तरीके से वेन डायग्राम भी क्या है? बेसिकली एक फोटो ही है किसका? जो भी सेट हमें दिया जाएगा या जो भी उनके बीच में ऑपरेशंस होंगे या जो भी उनके बीच में रिलेशंस होंगे उसका एक डायग्राम होगा, उसी को हमने क्या बोल दिया? वेन डायग्राम। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज आप देख सकते हैं दैट इट रिप्रेजेंट्स अ डायग्राम विच शोज या विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस काइंड ऑफ सेट्स। ठीक है, तो वो आप नोट कर लेंगे, मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर यूनिवर्सल सेट को, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। सार्वत्रिक समुच्चय को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? रेक्टेंगल से, एक आयत से इसे निरूपित किया जाता है। किसे? सार्वत्रिक समुच्चय को। क्यों? क्योंकि जो भी डिस्कशन हो रहा होगा उसमें यही सबसे बड़ा सेट होगा जो उन सभी एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा होगा। जो भी विशेष संदर्भ का डिस्कशन चल रहा होगा उसमें ये सबसे बड़ा समुच्चय होगा जो कि सभी समुच्चयों के अवयवों को अंतर्विष्ट कर रहा होगा। तो यूनिवर्सल सेट को आप ध्यान रखेंगे कि रेक्टेंगल से डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अब यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी सेट होंगे वो उसके सबसेट्स होंगे, क्योंकि बचे हुए जितने भी सेट हैं जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट से छोटे होंगे या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो सेट्स या सबसेट्स किससे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? सर्कल्स से।
सही है। तो हमने बोला कि यूनिवर्सल सेट को वेन डायग्राम में रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेट्स को या सबसेट्स को मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, सर्कल का साइज छोटा बड़ा वो डिपेंड कर सकता है, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें सर्कल से ही हमें रिप्रेजेंट करना है। और अगर मान लीजिए ओवरलैपिंग हो रही है या कॉमन एलिमेंट्स की हम बातें कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स का मतलब समझते हैं ना आप, दो सेट हैं जिनमें एलिमेंट्स कॉमन है, पहले सेट में भी अगर 1 2 आ रहा है और सेकंड सेट में भी 1 2 आ रहा है, तो 1 2 दोनों ही सेट के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इस तरह के जो कॉमन एलिमेंट्स है जिनकी ओवरलैपिंग हो रखी होती है, उन्हें हम इंटरसेक्टिंग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। उन्हें हम इंटरसेक्टिंग सर्कल्स यानी कि प्रतिच्छेदित वृत्तों द्वारा निरूपित किया जाता है। किन्हें? जिनमें एलिमेंट्स की ओवरलैपिंग होती है या फिर कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉमन। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लेते हैं कि हमारे पास है एक सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं ए आर एम, सही है, अवयव कौन कौन है, ए आर और एम। और दूसरा सेट है सेट बी जिसमें एलिमेंट्स हैं एम ए एन और आई। ठीक है, तो आप देखें कि इन दोनों सेट्स में अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि ए और एम तो कॉमन है, सही है। सेट ए और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ए एंड एम। ठीक है, उसके अलावा सेट ए में एक आर एलिमेंट है और सेट बी में उसके अलावा एन और आई है। तो अगर मुझे इन दोनों सेट से कंसीडर करते हुए एक वेन डायग्राम बनाना है तो मैं बोलूंगा कि यूनिवर्सल सेट को तो हमने इस तरीके से बना दिया रेक्टेंगल से। ठीक है, यहां पे आपने यू लिख दिया, इसका मतलब ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। सही है। अब बात करते हैं सेट ए और सेट बी की। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर कुछ कॉमन एलिमेंट्स अराइज हो रहे हैं तो उन दोनों में ओवरलैपिंग होगी, इंटरसेक्टिंग टाइप के सर्कल्स अपने को मिलेंगे। तो बेसिकली मुझे दो सर्कल बना लेने हैं जो कि कैसे होंगे बच्चों, इंटरसेक्टिंग होंगे। इंटरसेक्टिंग क्यों होंगे, क्योंकि इन दोनों ही सेट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। ठीक है, एक सर्कल को मैंने सेट ए से रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरे सर्कल को सेट बी से रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सेट ए को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट बी को, और ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे एलिमेंट्स को, यानी कि यूनिवर्सल सेट को। अब अगर मैं एलिमेंट्स को यहां पर लिखना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा कि जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब इस तरीके से ओवरलैपिंग, जो कि ए और बी दोनों के लिए कॉमन है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए और एम। तो ए और एम को हमें यहीं पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कॉमन रीजन है दोनों ही सर्कल्स के लिए। समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ए में ए और एम के अलावा और क्या है, आर। तो आर को मैंने यहां पर लिखा। यहां पर क्यों लिखा, क्योंकि वो ओवरलैपिंग वाले रीजन में नहीं आएगा, वो दोनों के लिए कॉमन नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी तरीके से सेट बी में ए और एम के अलावा कौन बच रहा है, एन और आई। तो एन और आई को भी यहां पर लिखने की पांडुगिरी ना करें, एन और आई को कहां पर लिखेंगे, यहां पर। सही है। तो बेसिकली अब इस पिक्चर को देख करके, इस डायग्राम को देख करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ए सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए आर एम, और जो बी सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एम ए एन और आई। ऑर्डर आप बदल भी सकते हैं, एन आई ए एम भी बोल सकते हैं, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हम बोलेंगे कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए और एम। और हम बोलेंगे कि केवल ए में कौन सा एलिमेंट है, आर, केवल बी में कौन सा एलिमेंट्स है, एन और आई। ठीक है, अब शेडिंग किस तरीके से करनी है, ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का शेडिंग कैसे होगा, कौन से एलिमेंट्स केवल ए में हैं, कौन से एलिमेंट्स केवल बी में हैं, कौन से एलिमेंट्स इन दोनों के बाहर है, इनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये सारी बातें मैं आपको ऑपरेशंस में सिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना नोट कर लें। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर मुझे सेट दिया हुआ है तो मैं उससे डायग्राम बना सकता हूं, और अगर मुझे वेन डायग्राम दिया हुआ है तो मैं उससे विजुलाइज कर सकता हूं कि जो सेट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक वेन डायग्राम का एग्जांपल हुआ करेस्पॉन्डिंग टू दीज टू सेट्स।
सही है, इसको आप जल्दी से नोट करें। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से वेन डायग्राम अपने को क्लियर हो गया होगा। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मेनली जिसकी हमें बात करनी है उसकी बात करते हैं। अब हमें पढ़ना है बच्चों सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, जिसको हिंदी में मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूं, समुच्चय पर संक्रियाएं। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें वेन डायग्राम पढ़ने के बाद सेट्स पर होने वाले वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस की फ्रेमिंग की जाती है और अब जब हम इसे पढ़ लेंगे तो इसी के आगे हम कार्डिनल नंबर के ऊपर कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो वो वाले जो थ्योरम्स है वो एग्जैक्टली यहां पर भी यूज आते ही आते हैं और आपके आने वाले चैप्टर प्रोबेबिलिटी में भी उसका यूज आता है। बस हमें n की जगह पर वहां पे p से रिप्लेसमेंट कर देना होता है, तो वो थ्योरम्स प्रोबेबिलिटी में भी वैलिड होते हैं। ठीक है, और उनका विजुअलाइजेशन हम किसकी मदद से कर पाते हैं? वेन डायग्राम की मदद से कर पाते हैं। तो बेसिकली अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से आता है तो आपको ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छे से आएगा और जो थ्योरम्स ऑफ कार्डिनल नंबर है वो भी आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे और फिर प्रोबेबिलिटी में भी वो आपको मदद करेगा। और साथ के साथ अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से आता है तो एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं जो कि जेईई मेन के लिए स्पेसिफिक होता है, जिसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय विवेचन जिसको कहते हैं हिंदी में। तो उसमें भी हम इक्विवेलेंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत जल्दी कर सकते हैं वेन डायग्राम की मदद से। अगर हमें वेन का आरेख आता है तो उस चैप्टर के भी जो क्वेश्चंस हैं जो आजकल जेईई में पूछे जा रहे हैं, जो कि ट्रेंडिंग हैं, उनको हम वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वेन डायग्राम आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है और ये वाले जो पार्ट हम ऑपरेशंस वाले पढ़ने जा रहे हैं ये क्लियर हो जाता है तो इससे आपको एक नहीं 3 चैप्टर में मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखें। और मैं क्या करने वाला हूं कि एक एक ऑपरेशन को डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने कोई सा भी एक ऑपरेशन ले लिया तो पहले उसका डेफिनेशन या उसका मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद उसको सेट के फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हम देखेंगे। उसके बाद उसका एक एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद उसका वेन डायग्राम क्या होगा वो देखेंगे। उसके बाद अगर उसी के इक्विवेलेंट कोई और स्टेटमेंट है जो लिखा जा सकता है तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक ऑपरेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि दिस माइट टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है यूनियन, जिसे हम हिंदी में संघ कहते हैं। अच्छा, आपको बता दूं कि ऑपरेशन का बेसिकली क्या मीनिंग है सेट्स के ऊपर। ऑपरेशन का मतलब वो नहीं है जो कि अस्पताल में होता है। ऑपरेशन का मतलब ये है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे 2 + 3 = 5। सही है, इस तरीके से पढ़ते थे। तो हम क्या बोलते थे कि जो हमारे नंबर्स हैं उनके बीच में जो ऑपरेटर लगाए जाते हैं उसी के बेसिस पे हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली मैंने 2 और 3 को लेकर के कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया, एडिशन का, तो उसी के बेसिस पे आप बोलते हैं कि 2 और 3 को जोड़ा तो आंसर कितना आ गया, 5। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, एक ऑपरेशन हो रहा है और जो ऑपरेटर हमने यूज किया है वो कौन सा है, प्लस। इसी तरीके से माइनस ऑपरेटर भी यूज होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से। तो ये तो नंबर्स के लिए वैलिड था, लेकिन जब हम सेट्स की बातें करेंगे, जब हम समुच्चयों की बातें करेंगे तो यहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि समुच्चय A को समुच्चय B से गुणा करने पर ये प्राप्त हो रहा है।
ठीक है, इस तरीके से आप पांडु नहीं बना सकते कि समुच्चय ए को समुच्चय बी से भाग देने पर ये वाला समुच्चय प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वहां पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बातें हम नहीं करेंगे। वहां पर जो ऑपरेशंस होंगे वो होंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इस तरीके से। सही है, तो जिस तरीके से यहां पर हम ऑपरेशन की बातें करते थे नंबर्स में, उसी तरीके से वहां पर सेट्स में जो बातें की जाती हैं वो यूनियन, इंटरसेक्शन और इस तरह के ऑपरेशंस के फॉर्म में की जाती है। सही है, तो पहला ऑपरेशन मैंने लिखा है आपके सामने यूनियन। यूनियन को हम हिंदी में कहते हैं संघ। संघ का मतलब आप समझते हैं ना, एक तरीके से सबको यूनाइट कर लेना, उसे कहते हैं संघ या फिर यूनियन। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनियन ऑफ टू सेट्स। मान लेते हैं कि दो सेट की बातें कर रहे हैं अभी हम, ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, पहली बात तो देख लेते हैं कि कैसे डिनोट किया जाता है। डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। सही है, तो अगर दो सेट्स हैं हमारे पास ए और बी, दो समुच्चय हैं ए और बी, तो उनका जो संघ होगा, उनका जो यूनियन होगा, उसको सबसे पहले डिनोट किससे करेंगे? इस तरीके से करेंगे। मतलब जो भी दो सेट्स हैं उनके बीच में यूनियन का सिंबल, और यूनियन का सिंबल मतलब कि कैपिटल यू, फुल स्टॉप। और उसके बाद हम बोलेंगे इट इज ए सेट which represents all the elements that are present in A or B or both। देखो क्या डेफिनेशन से कुछ समझ में आ रहा है? हम क्या बोल रहे हैं कि उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाए, डिनोट इस तरीके से किया जाएगा, और ए यूनियन बी भी एक सेट ही होगा। मतलब ए अगर एक सेट है और बी एक सेट है तो उनका यूनियन करने पे भी मुझे क्या मिलेगा? सेट ही मिलेगा। सही है, ऐसा नहीं है कि उनका यूनियन करने पे कुछ जादूगरी हो जा रही है और कुछ और ही मिल रहा है। उनका यूनियन करने पे भी क्या मिल रहा है अपने को? सेट मिल रहा है। जैसे दो नंबर्स को जोड़ते हैं तो जो आंसर आता है वो भी क्या आता है? नंबर ही आता है। सही है, दो नंबर को जोड़ने पर ऐसा तो है नहीं कि ABCD प्राप्त हो जाता है, नंबर ही मिलता है। तो इसी तरीके से दो सेट्स का यूनियन करने पे भी जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक सेट ही होता है। तो ये एक ऐसा सेट होता है जो जिसमें वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो कि A में हो या B में हो या दोनों में हो। ठीक है, मतलब A यूनियन B का ये मीनिंग है कि वो एलिमेंट्स अपने को कंसिडर करने हैं जो या तो A में हो या बी में हो या फिर दोनों में हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर उदाहरण, मान लेते हैं कि अगर सेट ए है 1, 2, 3 और सेट बी है 1, 3, 4, 6, 8। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सेट ए ये है और सेट बी ये है, तो अगर मैं इनका यूनियन कर दूंगा, ए यूनियन बी कर दूंगा, तो यहां पर मुझे वो एलिमेंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे जो या तो ए में हो या बी में हो या फिर दोनों में हो। तो मैं बोल सकता हूं कि 1, 2, 3, 4, 6, 8 ये इन दोनों का क्या हो जाएगा बच्चों? यूनियन हो जाएगा। अब आप देखें कि इस सेट में ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं। 1, 3, 4, 6, 8, 1, 3, 4, 6, 8 ये टिक वाले जो एलिमेंट्स हैं वो किस में हैं? बी में हैं। और 2, 3, 2 नहीं 1, 3, ध्यान से देखो 1, 3 ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किस में हैं? जो किस में हैं? ए और बी दोनों में हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स ए में भी हैं, जिसके एलिमेंट्स बी में भी हैं, और जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, तो अगर दो सेट इस तरीके से दिए गए हैं तो उनके यूनियन में ये सभी एलिमेंट्स इंक्लूड कर दिए जाएंगे। सही है। अच्छा, अगर इसका फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया ना एग्जाम्पल के फॉर्म में। सेकेंडली हम ये बोल सकते हैं कि इसका अगर हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना हो,
अगर इसका बच्चों हमें वेन आरेख बनाना हो तो पहले हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया रेक्टेंगल के फॉर्म में, सार्वत्रिक समुच्चय बना लिया आयत के रूप में। अब आपको एक समुच्चय ए बनाना है, दूसरा समुच्चय बी बनाना है। ध्यान से देखो कि क्या ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, क्या इनमें कुछ अवयव दोनों में ही आ रहे हैं? तो बिल्कुल आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? 1 और 3 सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो इसका मतलब जो सर्कल में बनाऊंगा वो कैसे होंगे बच्चों? इंटरसेक्टिंग होंगे, प्रतिच्छेदित वृत्त मुझे बनाने होंगे, ठीक है। और जो इंटरसेक्टिंग रीजन है जो दोनों सर्कल्स के लिए कॉमन है, उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी होने चाहिए और बी में भी होने चाहिए। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 और 3, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप 3 1 बोल लो, 1 3 बोल लो, वो एक ही बात है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेट ए में 1 और 3 के अलावा आप कौन बचा? 2, तो 2 को हमने यहां पर लिख दिया। सेट बी में 1 और 3 के अलावा कौन कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं? 4 6 एंड 8, तो सेट बी में मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो आप देखें ए यूनियन बी क्या बना? 1 2 3 4 6 8, यानी कि इन सभी एलिमेंट्स को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो वो मुझे देगा ए यूनियन बी, ठीक है। यहां पर हमने सेट के फॉर्म में लिखा है, उसको रोस्टर फॉर्म में इसका यूनियन किया है और यहां पर हम उसी को पहले तो हमने सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और अब उसके वेन डायग्राम को हम शेड करना चाह रहे हैं कि कौन सा रीजन होगा जो ए यूनियन बी के करस्पॉन्डिंग शेडेड होगा। तो हमने बोला कि अगर ए ये था, बी ये था, तो ए यूनियन बी में ये सारे ही एलिमेंट्स आ गए, सारे ही एलिमेंट्स आ गए। तो इसकी जो शेडिंग होगी वो किस प्रकार से होगी? इस प्रकार से होगी, ठीक है। ये थोड़ा बाहर जा रहा है लेकिन आपको लेके नहीं जाना है ना, बाहर नहीं लेके जाना है, लॉकडाउन चल रहा है, सही है ना। तो नियमों का पालन करेंगे, वैसे अब तो अनलॉक हो गया, ठीक है। तो ये जो रीजन मैंने शेड किया है वो क्या बता रहा है? वो ए यूनियन बी का शेडेड रीजन इंडिकेट कर रहा है, सही है। तो अगर आपके पास इस तरीके से एक सेट है ए और दूसरा सेट इस तरीके से है बी, तो ए यूनियन बी में हम क्या बोल रहे हैं? वो एलिमेंट्स जो या तो ए में होने चाहिए, वो एलिमेंट्स या तो बी में होने चाहिए, या फिर वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो डेफिनेशन वाइज भी अगर मैं शेडिंग करूं तो यही वाली शेडिंग आएगी, ठीक है। तो ये शेडिंग करना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अभी शुरुआत के तो बहुत ही सिंपल है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़े बहुत झाग आ सकते हैं। तो हमने एक तो एग्जांपल देख लिया, दूसरा हमने वेन डायग्राम देख लिया। अच्छा, इसी चीज को अब अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, इस ऑपरेशन को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो उसको मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान देना, ए यूनियन बी। हमने बोला कि ये भी एक क्या होगा? सेट होगा, ये भी एक क्या होगा? समुच्चय होगा। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? तो मैंने लिखा ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू बोथ, सही है। ये हमने क्या किया? उसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने ये बोला, देखो डेफिनेशन में, कि वो सभी एलिमेंट्स जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो हमने बोला कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट एक्स सच दैट एक्स किसका एलिमेंट हो? या तो ए का हो या बी का हो या फिर दोनों का हो, ठीक है। तो यहां पर देखो इस सेट में, इस ऑपरेशन में सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है। आपको पहले डेफिनेशन नोट करना है, उसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल नोट करना है और इसी एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग इसका वेन डायग्राम आपको पहले इस फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में दिखा देना है। फिर उसकी शेडिंग आपको दिखानी है, ठीक है। उसको चाहे तो आप अलग से बना लेंगे और फिर उसके बाद इसी चीज को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो बेसिकली यहां पे आपके पास 3-4 चीजें हो गई करने के लिए इस पर्टिकुलर ऑपरेशन से रिलेटेड। तो जल्दी से नोट करें इसको।